बिहार के राजपूतों की नाराजगी एक बार फिर से बीजेपी से बढ़ती जा रही है। बड़ा नाम है राजीव प्रताप रूढ़ी का, जो कि सारण से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन उन्होंने अभी अभी जो चुनाव जीता, उस चुनाव में जो बवाल हुआ है, उसकी वजह से भी बिहार के राजपूत कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ और ये चुनाव जो है दिल्ली में हुआ। अब इस चुनाव में दो गुट या दो धड़े बन गए और कहीं बाहर नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर ऐसी चर्चाएं हुई। माना ये गया कि राजीव प्रताप रूढ़ी को हराने के लिए कोई बाहर के लोग नहीं आए थे, बल्कि उनके ही खेमे के अपने ही कुछ लोग थे। इस वजह से भी बिहार के राजपूतों में नाराजगी है बीजेपी के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि मोदी कैबिनेट में जितने भी मंत्री बिहार से, उनमें कोई राजपूत चेहरा नहीं है। अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है राजपूत। राजीव प्रताप रूढ़ी को चुनाव हरवाने का प्रयास होता है, वो भी बीजेपी के अंदर भी कुछ नेता ऐसा प्रयास करते हैं। ये तमाम आरोप है, ये तमाम चर्चाएं हैं। और दूसरी बड़ी बात, तीसरी जो बड़ी बात है वो ये कि चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में जो कुछ हुआ था, शाहाबाद क्षेत्र में, शाहाबाद प्रमंडल में, आरा बक्सर के इलाके में, क्या वो कहानी दोबारा बिहार में दोहराई जा सकती है अगर ये नाराजगी, ये गुटबाजी आगे ऐसी ही बढ़ती रही? हमारे साथ चर्चा में गुड्डू जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति में काफी पकड़ रखते हैं और बहुत गहराई से समझते हैं कि यहाँ की राजनीति कैसे चलती है और हर दल के अंदर भी कैसे गुट बने हुए हैं, जातिगत गुट भी कैसे काम करते हैं हर पार्टी के अंदर। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। स्वागत है आपका। गुड्डू जी, ये खबर तो अभी आग की तरफ फैल रही है, ना सिर्फ बिहार के अंदर, ये तो देश की खबर है। बड़े बड़े पैनलिस्ट बैठकर, एनालिस्ट बैठकर इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कभी लालू को चुनाव हरवा चुके हैं, राबड़ी देवी को चुनाव हरवा चुके हैं, रोहिणी आचार्य का पत्ता तक उन्होंने लोकसभा चुनाव में काटा है, इतने दमदार नेता के खिलाफ गुटबाजी कैसे हो रही है बिहार के अंदर और केंद्र के अंदर? देखिए, ये पहले एक बात समझ लें। पहले अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को बता दें कि ये चुनाव किस चीज का था। बहुत सारे लोगों को अचरज लगता है कि अभी तो कोई चुनाव हो नहीं रहा है दिल्ली में। ये कौन सा चुनाव हुआ जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी हारते हारते जीत गए? हारते हारते जीत गए हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसी कि खबरें आ रही हैं कि उनके विरोधी कोई विपक्ष के लोग नहीं थे, सत्ता पक्ष से ही उनके विरोध में आवाजें उठी थी और लोग षड्यंत्र कर रहे थे, एक तरह से उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी अपने व्यक्तित्व के कारण और जैसा दूसरे दलों में उनकी एक तरह की स्वीकार्यता है या एक अच्छा वो एक संबंध रखते हैं, उसकी वजह से वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर एक तरह से वो जीत गए और वो चले आए। सबसे पहला सवाल ये है कि ये कौन सा चुनाव जीते हैं? ये चुनाव है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का। ये एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण एक तरह से जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 47-48 में ही हुआ था। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लोगों ने मिलकर के इस संस्था का निर्माण किया था, जिसका नाम दिया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। यह एक तरह का की संस्था है, भवन है, जिसका उद्देश्य यह था कि जो देश के तमाम सांसद हैं, जो 543 सांसद लोकसभा के हैं, 250 सांसद के आसपास जो राज्यसभा के हैं, ये तमाम लोग पार्टी लाइन से अलग हट करके, ऊपर उठ करके और यहाँ पर बैठ करके स्वतंत्र विचार विमर्श करें तमाम चीजों पर, राजनीति, समाज के मुद्दों पर। तो उनके बैठने के लिए और चर्चा करने के लिए एक बढ़िया जगह होनी चाहिए थी, ऐसा तब के लोगों ने सोचा था और इसको एक CCI बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। इस पूरी संस्था का संचालन जो समिति करती है, उसका अध्यक्ष कोई सांसद होता है।
तो उसके सांसद जो अध्यक्ष थे वो राजीव प्रताप रूढ़ी बहुत पहले से 2004 से ही इसके अध्यक्ष रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है, जो चर्चा है कि अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने काया पलट दी इसकी और एक बड़ा चेंज लाया इस संस्थान में। और उन्होंने तमाम सांसदों के बैठने के लिए और दूसरे संस्कृति कर्मियों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, आम प्रबुद्ध नागरिकों के लिए भी वो जगह स्पेस मुहैया कराई कि वहां लोग आकर के बैठ सकता है। और दिल्ली की एक बेहतरीन जगह है जहां पर बहुत कार्यक्रम वगैरह चलते रहते हैं, चाहे पुस्तकों का विमोचन हो या कोई सेमिनार हो, राष्ट्रीय इशू पर कोई चर्चा हो, वहां पर होता है। और एक बेहतर माहौल बनाया, बेहतर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और इस मामले में राजीव प्रताप रूढ़ी का बड़ा नाम है। अब ऐसे आदमी का आज चुनाव हो रहा था। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोई भी वोट डालता है इसमें, वो उसके सदस्य होते हैं और ज्यादातर सांसद होते हैं। पूर्व सांसद भी इसके सदस्य होते हैं और पूर्व सांसद भी उतने ही महत्व के साथ इस भवन में आते हैं जितना महत्व आज के सांसदों को मिलता है। तो आप ये कह लीजिए कि ये एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें वोट डालने वाला कोई आम आदमी नहीं होता है, बल्कि सांसद और पूर्व सांसद होता है। ये इतने महत्व की संस्था है। अब उसमें जब वोट 10 जुलाई को ही इसका नॉमिनेशन हुआ था अध्यक्ष और तमाम दूसरे पदों के लिए, तो इसमें जो सेक्रेटरी का पद है या और दूसरे पद हैं, कई पद होते हैं समितियों में, तो आपको आश्चर्य होगा यह जान करके कि राजीव शुक्ला भी उसके एक पद धारक थे। वो भी सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस से आते हैं। इसके बावजूद वो निर्विरोध चुन लिए गए, कोई भी दूसरा प्रत्याशी उनके विरोध में खड़ा नहीं हुआ। साउथ से आने वाले जनार्दन रेड्डी हैं, पी शिवा है, ये तमाम पदाधिकारी निर्विरोध चुन लिए गए, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जब अध्यक्ष की बात आई तो वहां पर भाजपा के खेमे से ही एक उम्मीदवार खड़ा हो गया जो राजीव प्रताप रूढ़ी को चुनौती देने लगा। ये उम्मीदवार आया उत्तर प्रदेश से, संजीव बालियान। अब संजीव बालियान को देख लीजिए, वो जाट समुदाय से आते हैं, जाट लैंड के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। हालांकि 2024 का चुनाव वो हार चुके हैं, इसके बावजूद वहां वो एक बड़े नेता माने जाते हैं उस क्षेत्र में, जाटलैंड के। उनको खड़ा किया गया और ये खड़ा भी भाजपा के लोगों ने ही किया और उसके बाद पूरा उसके लिए घेराबंदी की। खबर तो यह आ रही है कि जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिनके हाथ में भाजपा की पूरी कमान है, ऐसे लोगों ने भी राजीव प्रताप रूढ़ी के विरोध में वोट डाला वहां पर आकर के और उनको हराने की कोशिश की। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो गया। चुनाव तो कोई खास नहीं था सीसीआई का, लेकिन ये मुद्दा बड़ा हो गया। जी गुड्डू जी, जैसे आपने कहा कि इसमें जो दो खेमा बढ़ा, उसमें अमित शाह राजीव प्रताप रूढ़ी के विरोध में वोट डालते नजर आए। और खबर ये भी है गुड्डू जी कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता रहे जो उनके पक्ष में वोट डालते नजर आए। राजीव प्रताप रूढ़ी चूंकि राजपूत है, योगी आदित्यनाथ भी राजपूत है, तो यहाँ खेमा बट गया बीजेपी के अंदर ही। लेकिन यहाँ विपक्ष की भी बड़ी भूमिका रही। खबरें ये भी अंदर से आ रही है कि राहुल गांधी ने बकायदा अपने सभी सांसदों से कहा था कि आप जाइए और वोट डालिए राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में। सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचे और उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थन में वोटिंग की। और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी भूमिका राहुल गांधी की भी क्या देखी जा सकती है, जिसकी वजह से राजीव प्रताप रूढ़ी ये चुनाव जीत गए। अगर राहुल गांधी ये नहीं करते तो शायद चुनाव राजीव प्रताप रूढ़ी हार भी सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत जो लगाई वो राजीव प्रताप रूढ़ी को जिताने के लिए ही लगाई है, ऐसा तो नहीं लगता है। राजनीति में इतना आसान जो दिखता है वो तो होता नहीं है। राहुल गांधी ने ये प्रयास क्यों किया होगा, ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। जरा संक्षिप्त में समझाइए हमारे दर्शकों को कि ऐसा क्यों राहुल गांधी कर सकते हैं। क्या बिहार के राजपूतों को अपने पाले में करने के लिए भी कांग्रेस ने ये स्टेप लिया होगा और शाह को मात दे सकते हैं, इसलिए भी ये कदम उठाया होगा राहुल गांधी ने? देखिए, कई चीजें हैं। अगर आपको याद होगा तो पहले इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकती हैं कि बीजेपी में अभी मोटा मोटी दो खेमा चल रहा है। एक ओल्ड बीजेपी आप कह सकती हैं, एक न्यू बीजेपी है। ओल्ड बीजेपी को नेतृत्व करने वाले लोग आडवाणी जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इस तरह के लोग हैं। और जो ओल्ड बीजेपी का प्रभाव था
वो हमको लगता है चुनाव भले ही ये तमाम लोग जीत जाएं, सरकारें बनाने लगातार 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाएं, ये सब एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जिस तरह की एक तरह की छवि थी वाजपेयी जी की या मुरली मनोहर जोशी जी की, आडवाणी जी की, ये तमाम पढ़े लिखे नेता थे और वो समाज को, देश को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। इन लोगों ने, जो नई बीजेपी है जिसके अगुआ ये प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, ऐसे लोग ही करते हैं। तो जो आंतरिक तौर पर भी जो बात होती है, जो बीजेपी के साथ लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, वो भी सफोकेटेड फील करते हैं और उनको लगता है कि अब वो बात पहले वाली नहीं रही। तो एक चीज तो ये थी। अब आप ऐसे देख लीजिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी की जो छवि, 2004 में भी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे, वाजपेयी जी की मंत्रिमंडल में भी रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और वो खुद पायलट हैं, बहुत अच्छी फर्राटे की अंग्रेजी बोलते हैं। और जो आधुनिक समाज है, पोलो खेलने वाला जो समाज है, उसमें भी वो एडजस्ट करते हैं। और जब सारण में आप देखिएगा उनको कि किस तरह खेत की मेंढ पर वो घूमते रहते हैं और भोजपुरी में, गवई अंदाज में अपने लोगों से, वोटर्स से और मिलने जुलने वाले लोगों से उनकी तरह ही बात करते हैं। तो उनकी एक अपनी लोकप्रियता है, पढ़े लिखे लोग हैं। और उसकी वजह से हमको लगता है कि जो भाजपा का एक नया जो चला है, लीडरशिप जो नई है, वो निपटाना चाहती है। चूंकि वो उस पुरानी भाजपा के ये अकेले नेता बचे हैं जो वाजपेयी वाली मंत्रिमंडल में रहे हैं। अभी पिछले चुनाव में जब हुआ, लोकसभा का चुनाव हो रहा था 2024 में, हमने उसमें भी देखा कि सारण में वो हारते हारते जीते। हारते हारते जीते इसलिए कि वहां पर जो एसपी था उस समय, उसको लेकर के मुखर होकर के वो कह रहे थे राजीव प्रताप रूढ़ी जी कि ये राजद का समर्थक है और राजद के लोगों को एक तरह से वो उनकी मदद कर रहा है, हम चुनाव हार सकते हैं, हमारे लोगों को दिक्कत हो सकती है। आप देखा होगा कि वहां पे गोली वगैरह भी चली थी, गोली कांड हुआ था। और इतना मजबूत नेता जो लालू यादव को बिहार में, गोपालगंज में, सारण में चुनौती देने वाला नेता हो और वो चुनाव जीता हो। अभी रोहिणी आचार्य को उन्होंने वहां पर से हराया, राबड़ी देवी के खिलाफ लगे और सारण, जिसको माना जाता है कि राजद का गढ़ है एक तरह से, वहां से ये जीते। तो इनको, तो हमको लगता है कि निपटाने की स्थिति या निपटाने का पूरा षड्यंत्र जो था वो लोकसभा चुनाव में ही था। लेकिन उनकी अपनी जो पर्सनल कैपेबिलिटी थी या पर्सनल छवि थी उनकी, उसकी वजह से वो बच गए और वो चुनाव में आगे बढ़े। वो हार नहीं सके। तो इस बार देखा गया कि वो उसमें बच गए, तो इसमें निपटाने की स्थिति हुई। अब निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भाजपा के बड़ा मुखर सांसद हैं, ऐसे लोग उनके विरोध में थे। सीएम रमेश जैसे लोग उनके विरोध में थे और वही लोग पूरी लॉबिंग कर रहे थे राजीव प्रताप रूढ़ी को हराने में। तो ऐसे में राहुल गांधी को भी, आपका सवाल यह था कि राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं कि उनको एक जमीन दिख रही है। 3 महीने के बाद चुनाव होना है बिहार में। बिहार की स्थिति यह है कि 31 सांसद वहां से जाते हैं भाजपा के लिए उस एनडीए में, और एक भी राजपूत मंत्री नहीं है केंद्र में। राजीव प्रताप रूढ़ी में क्या कमी है कि ज्यादा पढ़ा लिखा है, पायलट है और बहुत ही काबिल है, ईमानदार है, इसलिए नहीं बने वहां पर मंत्री। तो राजपूतों में तो पहले से भी दिक्कत थी। जो बड़े नेता थे इनके, सुशील सिंह औरंगाबाद के सांसद, वो पिछली बार चुनाव हार गए, बक्सर में हार गए, आरा में हार गए। वो राजकुमार सिंह खुद आईएएस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, केंद्रीय मंत्री रहे, और राजकुमार सिंह का दर्द कई बार सामने आया कि उनके अपने ही लोगों ने उनको हरा दिया। तो ये एक तरह की लॉबी काम कर रही है जो ऐसे नेताओं को, जो बहुत प्रभावी हैं, खास करके किसी समाज में, राजपूत समाज में, तो ऐसे लोगों के पर कतरने की एक साजिश हो सकती है। ये इस तरह की राजनीति के रूप में देखा जा सकता है। जी चलिए गुड्डू जी, कुल मिला के ये बात तो साफ है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ जिस तरीके से बीजेपी के अंदर के कुछ नेता खड़े हो गए हैं, ये जो चर्चाएं निकलकर बाहर आ रही है, ये भी बिहार की राजनीति को बहुत प्रभावित करने वाली है। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में राजपूतों को बीजेपी को साधना पड़ेगा। अगर यही हाल रहा तो राजपूत कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि उनको नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है, न बिहार की राजनीति में, न देश की राजनीति में, और इस वजह से भी ये खेमा
बीजेपी से छिटक सकता है। इसलिए भी बिहार के राजपूतों को साधना बीजेपी के लिए काफी जरूरी है। और गुड्डू जी, एक अंतिम सवाल छोटा सा ले लेती हूँ आपसे। क्योंकि माना ये जाता है कि राजपूतों का गढ़ जो है, इधर हम देखते हैं शाहाबाद जो इलाका पड़ता है, जिसमें भोजपुर है, आरा है, बक्सर है, ये सारा जो काराकाट का इलाका है, यहाँ पर अब देखिए बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना भी थोड़ा मुश्किल होगा। पवन सिंह तो चलिए 2024 में फैक्टर थे ही, ऐसा ना हो कि इस बार भी फैक्टर बन जाए, क्योंकि पवन सिंह इस बार बीजेपी के विरोध में दिखते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसे में बीजेपी को क्या आपको लगता है करना चाहिए? क्योंकि ये जो अभी आग लगी है, ये भी चिंगारी है, इसको भड़कने में देर नहीं लगेगी कुछ, और इससे बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस चुनाव में। देखिए, बीजेपी को जो हम देख रहे हैं बिहार में, वो बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं देख रहे हैं। पिछली बार आपने चर्चा किया शाहाबाद क्षेत्र में, अगर हम राजपूतों पर ही बात करेंगे, देखिए कई चीजें हैं इसमें कि वहां पर क्यों हारे। औरंगाबाद जैसा, जिसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है राजपूतों का, और हमको नहीं याद आ रहा है कि बीच में कभी कोई राजपूत सांसद किसी भी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, दूसरे किसी भी दल से हो, तो वहां पर राजपूत ही होते थे। कि पहली बार ऐसा हुआ कि वहां एक ऐसा आदमी, अभय कुशवाहा जैसा आदमी, जिनकी बहुत बेहतर छवि नहीं थी जदयू में, या बहुत बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान नहीं थी, लेकिन वो आदमी जीत गए। इसका क्या कारण है? जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को घेरने की कोशिश की गई उस इलाके में, काराकाट क्षेत्र में, तो उसका बड़ा असर पड़ा कुशवाहा समाज के वोटरों में। और इन वोटरों ने उपेंद्र कुशवाहा के कारण कई जगह एक तरह से बदला लिया, और वो भाजपा से छिटक कर दूसरे उन उम्मीदवारों के साथ जुड़कर जो भाजपा के लोगों को, उनके गठबंधन के लोगों को हरा सके, और उसमें शामिल हुए। उसी में आप देख लीजिए कि अभय कुशवाहा जीत गए, या आरा में हार गए, बक्सर में हार गए, सासाराम में हार गए। तो ये तमाम जगह पर कुशवाहों की नाराजगी का असर हुआ कि 2024 के चुनाव में ये हाल हुआ। और अभी चुनाव के ऐन पहले जिस तरह से ये मामला आया, हमने पहले ही कहा है कि ये सीसीआई का चुनाव कोई महत्वपूर्ण चुनाव नहीं था। ये एक संस्था है दिल्ली में, और उसका चुनाव हुआ था। इसको तो लोग जानते भी नहीं है, बिहार के तो बहुत सारे लोग इसको जानते भी नहीं होंगे कि कैसा चुनाव है और कौन जीते। लेकिन इस चुनाव में जब अमित शाह जैसा आदमी, जो पार्टी का लीडर है, और वो अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ में खड़ा है, जब पता चला अमित शाह को कि वहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आपको एक बात बता दें कि राहुल गांधी के साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ, वो उनका राजीव प्रताप रूढ़ी का, जिसमें वो बात करते हुए दिख रहे हैं, और एक तरह से वो तमाम चीजें तो सामने नहीं आई, लेकिन दिख रहा है कि राहुल गांधी ने किसी तरह उनको आश्वासन दिया है। और फिर जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से राहुल गांधी ने ही लॉबिंग की और तमाम विपक्ष के नेताओं को ये कहा कि किसी भी तरह वो हारना नहीं चाहिए, उनके पक्ष में वोट दीजिए। तो राहुल गांधी ने एक तरह से बहुत ही वाइजली ये डिसीजन लिया, चूंकि बिहार का चुनाव है 3 महीने के बाद, और वहां पर राजपूत जातियों के साथ तो पहले से ही सौतेला व्यवहार हो रहा था। लगभग 4% की आबादी है बिहार में राजपूतों की, और बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल कास्ट रही है राजपूत जाति बिहार के चुनाव में। सत्येंद्र सिंह जैसे लोग पहली बार मतलब एक तरह से ये आए, अनुग्रह बाबू थे यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक तरह से। तो राजपूतों का अच्छा खासा दखल रहा है बिहार की राजनीति में, और ऐसे में वहां से भले 15 विधायक भाजपा के हैं यहाँ से, या और दूसरे दलों के राजपूत विधायक हैं, लेकिन केंद्र में देखिए कि एक भी मंत्री बिहार का नहीं है जो राजपूत हो। आखिर क्या कमी है राजीव प्रताप रूढ़ी में जो इनको अलग कर दिया है? तो ये सब चीजें थी, और राहुल गांधी ने बहुत ही सोच करके ये डिसीजन लिया है। और हमको लगता है कि अभी जन सुराज ने जिस तरह से, बहुत ही एक तरह से कह लीजिए कि ये बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय था कि उदय सिंह जैसे लोगों को, जो पूर्व सांसद रहे हैं, एक बड़ा राजनीतिक घराना रहा है, उनके भाई एनके सिंह भी सांसद रहे हैं, उनके एक तरह से कह लीजिए कि बहनोई हैं निखिल बाबू औरंगाबाद के, जो सांसद रहे, नागालैंड के गवर्नर रहे, ऐसे लोगों को जो प्रशांत किशोर ने आगे लाया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके। और अब ऐसे में भाजपा के साथ जो राजपूतों की नाराजगी सामने आ रही है,
इससे अब लगता है कि बड़ी मात्रा में राजपूतों का वोट शिफ्ट करेगा दूसरी जगह और उसमें एक बेहतर स्थान जन सुराज भी हो सकता है। ये आज की जो घटना है वो जन सुराज के लिए भी एक माने बेहतर हम मानते हैं इसको कि वो एक उम्मीद पैदा करता है जन सुराज के लिए। जी टर्निंग पॉइंट हो सकता है, कुल मिला के टर्निंग पॉइंट बिहार की राजनीति में हो सकता जी है। जी ये पूरी जो घटना है केंद्र की एक लॉबी ऐसी बन जाती है केंद्र में, जो बीजेपी की ही दो धड़े बन जाते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि इस सब चीज के बाद, इन विवादों के बाद बिहार का जो चुनाव है वो बहुत प्रभावित होगा। और जिस तरीके से इस मौके को कांग्रेस ने लपका है और जिस तरीके से उदय सिंह जैसे बड़े चेहरों को जनसुराज में आप देखते हैं, तो बिहार के राजपूत कहीं शिफ्ट ना हो जाए, ये देखना दिलचस्प हो। बीजेपी इसको कैसे मैनेज करेगी? राजीव प्रताप रूडी तो अब चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इस चुनाव में वो अब कैसे चीजों को रखेंगे और बीजेपी के साथ तालमेल को वापस कैसे बिठाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए गुड्डू जी, काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है आपसे और काफी फैक्ट की बातें आपने आज की बातचीत में निकाला है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।